हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड सिविक्स में सिविक्स का फाइनल चैप्टर दैट इज हाई कोर्ट, क्योंकि और बाकी चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके थे। दो बातें बताना, एक तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं हाई कोर्ट, और ये क्या है हमारे चैनल पे सिविक्स का फाइनल। इसके पहले हम आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और बाकी प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब कुछ पढ़ा चुके हैं। आई बटन पे उस प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से क्लिक करके सारा कुछ देख सकते हैं। दूसरी बात आपको हमें ये बताना है कि अगर आपने अभी तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं शुरू करी है तो भाई फट से क्वेश्चन बैंक खरीद लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ओसवाल की लिंक है जो आईसीएससी क्वेश्चन बैंक है। अच्छे खासे आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, मतलब इतनी भी थिकनेस नहीं है कि डर जाओ और इतनी भी थिन नहीं है कि आपके लिए पर्याप्त ना हो, मतलब बस उतना है जितनी आपकी भूख है। अच्छे से आपका एग्जाम हो जाएगा अगर आप इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करो और फटाक से आपको क्या करना है, परचेज कर लेना है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट मैंने बताया कि पढ़ा चुके हैं बहुत लोगों की, क्योंकि चैप्टर में क्या है, एक ही चैप्टर में हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं हाई कोर्ट पढ़ना। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में हाई कोर्ट की, भाई हाई कोर्ट का कंपोजिशन क्या है आपको ये जानना है। सिलेबस से पढ़ना आसान हो जाता है, बुक की फर्जी चीजें नहीं पढ़नी पड़ती। ठीक, दूसरा है क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन मतलब किसका, कोर्ट का नहीं, जजेस का। तो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। ठीक, तीसरा सिलेबस में है अपॉइंटमेंट। ठीक, यानी इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। ठीक, नेक्स्ट है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि इनका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि मैं एक कांस्टेबल हूँ, तो मैं अपने कांस्टेबल का राइट, या मतलब अपने जो पावर है, हमारे पावर हैं, हमारे राइट्स हैं या हमारी ड्यूटीज हैं, वो कितनी एरिया में हम उसको यूज कर सकते हैं, तो वो हमारा ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो ज्यूरिसडिक्शन। ठीक, एंड फंक्शंस, यानी क्या क्या काम करते हैं ये फंक्शंस। ठीक, और इसी फंक्शंस में ही इनके आते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से इनके पास ज्यूरिसडिक्शन है, जिसमें ओरिजिनल राइट है, ओरिजिनल, एपिलेट। ठीक है, एपिलेट। इसके अलावा रिवाइजरी, रिवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, और ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसके अलावा इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स। अब यहां से आप एक चीज देख रहे होंगे, ठीक है, कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है तो आपने देखा है कि कई सारी चीजें इसमें सब वही चीज रिपीट हो रही हैं। ठीक है, कुछ ही अंतर है, बहुत थोड़ा अंतर है। आपको सिविक्स पढ़ने में यही मजा आएगा कि अगर आपने प्रेसिडेंट पढ़ लिया है तो गवर्नर पढ़ना बहुत आसान है, या आपने अगर गवर्नर पढ़ लिया है तो प्रेसिडेंट पढ़ना बहुत आसान है। बस ज्यूरिसडिक्शन बदल जाते हैं, थोड़ा बहुत पावर गवर्नर के पर्सपेक्टिव में कम हो जाती है और प्रेसिडेंट के पर्सपेक्टिव में बढ़ जाती है। या जैसे गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर से जो रिलेशन है, वैसे ही पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के रिलेशन हो जाते हैं। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट जैसे कि सबसे टॉप लेवल पे है, ऐसे ही हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे, स्टेट जुडिशरी के अंदर काम करता है। राइट, तो बस इतना थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी सब सेम है। अगर रिलेट करोगे तो आपको लगेगा कि यार बस थोड़ा सा जान ले, सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके हैं, हाई कोर्ट हमको पता है। चलो सबसे पहले देखते कंपोजिशन क्या होता है हाई कोर्ट का। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, यहां से पहले शुरू करो कि भाई आपको पता है कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें टॉप पे आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद में स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट है, उसके बाद उसके नीचे क्या आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। यही तो सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है इनका। ठीक है, इस ये है नहीं कि जैसे स्टेट की अलग जो गवर्नमेंट चलती है, सेंटर की अलग चलती है, इस तरीके सिस्टम है नहीं, इनका सीधा ऊपर से नीचे तक चलता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट है जिसके पास में एक तो जुडिशियल फंक्शन होते हैं, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं। ठीक, कंपोजिशन में क्या है, कंपोजिशन में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे स्टेट्स के लिए प्रोविजन किया है एक एक हाई कोर्ट का। फिर से सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन किया है सारे स्टेट्स के लिए एक एक हाई कोर्ट का, लेकिन इसमें पार्लियामेंट एक काम कर सकती है। आप लोग सुन रहे, ध्यान से सुन रहे हमारी बात। लेकिन पार्लियामेंट इसमें ये कर सकती है कि दो या टू आर मोर स्टेट्स, ठीक है, या यूटीज माने यूनियन टेरिटरीज, इसके लिए एक कॉमन हाई कोर्ट का प्रोविजन कर सकती है। जैसे आप अगर देखोगे
तो महाराष्ट्र के लिए दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इन सब के लिए कॉमन हाई कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट है। ठीक, अगर यूटीज का लोगे तो जितनी आपकी यूटीज हैं उनमें केवल एक ही यूटी ऐसी है, दिल्ली, जिसका अपना एक सेपरेट हाई कोर्ट है। अदरवाइज जितनी यूटीज हैं सबका किसी स्टेट की हाई कोर्ट के साथ में कॉमन शेयरिंग वाला चक्कर है। तो इस तरह कुल मिला के अभी आपके पास में 25 हाई कोर्ट्स हैं। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं। और स्टेट्स और यूटीज के मामले में इधर खूब हेरा फेरी हुई है जब से ये जम्मू एंड कश्मीर बना या दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव, ये सब जो उधर ज्वाइन किया गया, तो उसके बाद में कंफ्यूजन तो हो ही जाती है, क्योंकि पहले से बचपन से जो हम लोग रटते चले आते हैं उसमें थोड़ा चेंज है। तो अगर आप लोग करंट में मतलब बिना आप कहीं डेटा देखे अगर आप बता सकते हो कि कितने स्टेट्स और यूटीज, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहता हूँ। ठीक, तो 25 हाई कोर्ट है मैंने आपको बताया। और इसमें क्या है, इस तरीके से कॉमन शेयर वाला है, मतलब ये कंपोजिशन बात हो कि हाई कोर्ट का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें अगर जजेस की बात करो, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमने जजेस का देखा था 30+1 वाला देखा था। इसमें क्या है, इसमें आपका एक क्या होता है, चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस सीजे, तो चीफ जस्टिस होता है, सीजे मतलब चीफ जस्टिस, शार्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा उस हाई कोर्ट में कितने जजेज होंगे, ठीक है, कितने जज होंगे, इसका कोई डिफरेंट नंबर नहीं है। इसका है कि पार्लियामेंट वहां पे जो प्रोविजन करे, जितनी नीड हो, ठीक, इतने वहां पे जज होंगे। ठीक, कंपोजिशन में इनके एक चीज ये है कि जैसे वहां पे जैसे एक तो प्रॉपर जज होते हैं, दूसरे वहां पे अगर मान लो काम का बहुत ज्यादा है, ठीक है, काम का बहुत ज्यादा है, तो वहां पे एडिशनल जज, इसके अलावा एक्टिंग जज, ठीक है, एक्टिंग जज ये अपॉइंट कर दिए जाते हैं। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के क्या है, इनका कंपोजिशन हो गया हाई कोर्ट का। ठीक, अब इसके बाद में फिर हम आ जाते हैं क्वालिफिकेशन पे। बताओ भाई, लाइव तो नहीं है लेकिन अपने में हाँ हूं कर लो और ये बता दो, क्या आपसे अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट का कंपोजिशन क्या है तो उसमें आप क्या लिखोगे? उसमें आपको ये लिखना है कि पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन ये है कि हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन उसमें जो है पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि नहीं, 2 या उससे ज़्यादा यानी 2 और मोर स्टेट्स और यूटीज़ के लिए कॉमन हाई कोर्ट का प्रोविजन कर सकती है। ठीक है, तो कॉमन हाई कोर्ट का प्रोविजन है भी ओवरऑल इंडिया में, इसमें 25 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उसमें कॉमन हाई कोर्ट वाले में आप जैसे अभी मैंने मुंबई, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव का बताया कि कॉमन हाई कोर्ट मुंबई का है, वो आप उसमें एग्जांपल दे सकते हो। इसके अलावा इसमें आप बताओगे कि जैसे हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस के अलावा बाकी उसमें और कितने जजेज होंगे, ये वहाँ पे ये पार्लियामेंट अपना टाइम पे डिसाइड करती रहती है। ठीक है, ये चीज़। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सारे हाई कोर्ट में जजेज का नंबर सेम हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर यूपी की बात करोगे तो यूपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है आपका, इलाहाबाद में है, जो जिसका नाम प्रयागराज है। ठीक है, और उसकी एक बेंच जो है वो लखनऊ में है। ठीक है, तो इस तरह का मान लो आपसे पूछा जाए कि जो यूपी का जो हाई कोर्ट है, नहीं इलाहाबाद प्रयागराज हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट, अभी ऑफिशियल नेम बदल गया कि नहीं बदल गया तत्काल में पता नहीं है, तो वहाँ पे कितने जज हैं ये एक प्रश्न बन सकता है, वो यूपी का जीके हो जाएगा। लेकिन क्या जितना यहाँ होगा उतना केरला के हाई कोर्ट में होगा, तिरुवनंतपुरम के नहीं पता, ठीक, उतना नहीं होगा। तो ये हो गया इसका क्या, कंपोजिशन। अब बात आ जाता है क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। जैसे हमने हाई कोर्ट में देखा था कि वहां जज बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक, वैसे ही आप अगर मान लो हाई कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो आपके पास में कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट, सिलेबस नहीं बिगाड़ेंगे क्योंकि यहीं से हम अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। तो क्वालिफिकेशन के लिए भाई एक ही तो सबसे पहली है कि अगर आप इंडिया के हो तो आपको इंडियन सिटीजन होना है, इंडियन सिटीजन होना है। दूसरी अगर एज लिमिट की बात करो तो 62 से आपकी एज जो है कम होनी चाहिए, नॉट एक्सीड, क्या बोलेंगे, नॉट एक्सीड 62। यहाँ से एक बात निकल करके आ जाती है, वो क्या, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट का टाइम जो है 62 ही है। ठीक, 62 की एज में हाई कोर्ट का जो जज होता है वो रिटायर हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का कब होता है, 65 में हो जाता है। ठीक, तो भाई अगर आप 62 की रिटायरमेंट ही है तो अगर आप मान लो अब 62 के ही हो गए हो या 62 से ज्यादा हो गए हो तो आप ये जज नहीं बन पाओगे। और ये जज परमानेंट जज के लिए नहीं है, जो हमने वहां पे देखा था एक्टिंग जज का देखा था या एडिशनल जज का देखा था, ये उनके लिए भी सेम ही है। ठीक, तो इससे ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तीसरा जिसको मेन क्वालिफिकेशन कहेंगे वो क्या होना चाहिए भाई, 10 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी जुडिशियल ऑफिस का। जुडिशियल ऑफिस का मतलब ये है कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब जज रहे हो, ये सब काम देखे हो, पूरी तरीके से आपको इसका एक्सपीरियंस हो। ठीक, और या फिर मान लो आप एज ए जज नहीं है तो आपका ये होना चाहिए कि आप एज अ एडवोकेट हैं,
और आपने प्रैक्टिस करी है, ठीक है, आपने प्रैक्टिस करी है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ था, 42nd अमेंडमेंट में ये चीज़ आई थी कि इसमें भी जो आप है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में है कि एक आप फेमस ज्यूरिस्ट होनी चाहिए प्रेसिडेंट की नज़र में, ये चीज़ यहाँ से हटा दी गई। लेकिन वो हटा दी गई कि प्रैक्टिकली तो ये चीज़ अप्लाई है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनली अप्लाई नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो है ही कि भाई किस पर्सन को पिक किया जाएगा हाई कोर्ट का वो बनने के लिए, तो वो पर्सन भाई जो फेमस होगा वही होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं, उसको आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो कुल मिला के ये क्या हो गए, ये आपके हो गए क्वालिफिकेशन, ठीक। अब इसके बाद में क्या आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि भाई चलो क्वालिफिकेशन जिनके पास है तो अगर उनको अपॉइंट करना है तो कैसे कैसे अपॉइंट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो भाई लेते रहना, या कॉपी पेन लेकर के बैठो और नोट कर लो। तुम्हारी जो बुक में ये चैप्टर जो 5-6 पेजेस में है वो यहाँ मुश्किल से 1 पेज की नोट बनेगी और हाई कोर्ट क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट आपको पता है भाई कि एक तो जो चीफ जस्टिस होगा उसके भाई थोड़ा दूसरी तरीके से होगा, और जो अदर जजेस होंगे उनका थोड़ा दूसरी तरीके से होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने चीज देखा था। जो चीफ जस्टिस हैं इनका अपॉइंटमेंट देखो कौन करता है, इनमें प्रेसिडेंट शामिल होता है, ठीक। कौन शामिल होता है, प्रेसिडेंट शामिल होता है, ध्यान रखना। दूसरा, चूंकि ये स्टेट लेवल पे तो है तो गवर्नर शामिल होता है, गवर्नर शामिल होता है। तीसरा, चूंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम है हमारे यहाँ ना, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, वो शामिल होता है। समझ गए। तो यानी ये आपस में क्या करके कंसल्ट करके और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक। आपके समझ में आ गया। अब जब बात अदर जजेस की आएगी तो ये सब तो रहेंगे, इसमें एक पर्सन और शामिल हो जाएगा। हम बताने जा रहे हैं लेकिन आप अपना थोड़ा जीके लगाओ, बताओ कौन शामिल हो जाएगा, ठीक। बताओ, सुप्रीम कोर्ट में पढ़े हो, सुप्रीम कोर्ट में आप देखे हो कि चीफ जस्टिस की ही जब अपॉइंटमेंट होनी है तो उसमें चीफ जस्टिस शामिल नहीं होगा, उसमें बाकी लोग शामिल होंगे। लेकिन जब अदर जजेस की होगी तो उसमें चीफ जस्टिस का भी तो उसमें जो है ये चाहिए कि हाँ चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट किया गया है, उसकी भी सहमति है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी ये सारे लोग रहेंगे, ये सारे लोग रहेंगे, लेकिन ये भी इसमें आ जाएंगे, कौन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक। और इस तरीके से इनकी क्या हो जाती है, अपॉइंटमेंट हो जाती है, ठीक। ये हो गया। चलो अगर बुक के हिसाब से देख लें तो इसमें है कंडीशन ऑफ सर्विस। चलो भाई ये सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन हाँ ये चीज़ जरूरी है कि इनका रिटायरमेंट कब होता है, रिमूवल और ट्रांसफर, ठीक। क्या क्या भाई, रिटायरमेंट, रिमूवल और ट्रांसफर, ये भाई कैसे होता है, चलो बात कर ले। तो रिटायरमेंट कब होता है, 62 ईयर्स पे इनका रिटायर होता है। अगर रिमूवल की बात करोगे यानी क्या इनको हटाया जा सकता है, हटाने की जो प्रोसेस है वो बहुत कठिन है, वही सब है जो सुप्रीम कोर्ट में थी, ठीक। कि मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेस पे जो इम्पीचमेंट होता है उसी पे इनको हटाया जा सकता है, ठीक। वो प्रक्रिया आप पढ़े ही हुए हो, उसको डिटेल में पूछते नहीं, इतना पूछते वो कैसे हटाया जा सकता है। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेस पे इम्पीचमेंट लाया जाता है। इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस बेस पे ही इनको हटाया जा सकता है। इस तरीके से इनका रिमूवल होता है। जब सब वहां से पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट इनको रिमूव करेगा। तीसरा, ट्रांसफर कैसे होता है, तो इनका जैसे देखो गवर्नमेंट सर्विस में जानते हो ट्रांसफर एक तरीके की एज ए पनिशमेंट यूज होती है ज्यादातर। आप जो है अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब वाला होगा तो ये चीज आपको पता होगा, या मूवीज में खूब देखे होंगे, ट्रांसफर ऑर्डर्स मिल गए और हड़कंप मच जाती है भाई। इसलिए है कि आदमी एक क्या देखता है, ईज देखता है, कंफर्ट जोन देखता है। भाई मैं मान लो कहीं एक जगह पे जॉब कर रहा हूँ तो वहां मैं अपसेट हो चुका हूँ और एकदम से हमको नई जगह भेज दिया जाएगा तो सब चीज हमको मैनेज करने में दिक्कत होने लगेगी, तो वहां ट्रांसफर एज सजा होती है। लेकिन अगर इनके लिए ट्रांसफर एक सजा के फॉर्म में होने लगे तो जिसको हम कहते हैं कि जुडिशरी अपने यहाँ फ्री है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो तो नहीं होगी ना भाई, वो तो ट्रांसफर के डर से डरते रहेंगे कि हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर एज डर यहाँ पे नहीं होता, ट्रांसफर किसी जरूरत की वजह से होता है। तो ट्रांसफर करने के लिए इसमें क्या क्या होगा, प्रेसिडेंट तो इन्वॉल्व ही होना है, प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा जहां से ट्रांसफर होना है वहां का चीफ जस्टिस, मतलब जैसे हाई कोर्ट के जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर होना है वहां के जस्टिस की जो है कंसेंट, और जिस जगह के होना है वहां के चीफ जस्टिस की कंसेंट, इनकी दोनों की कंसेंट ली जाएगी। इसके अलावा जिसका ट्रांसफर हो रहा है
उसको उतना कंपनसेशन उस हिसाब से और कन्वीनियंस ये सब उसको दिए जाएंगे। यानी वहाँ ट्रांसफ़र एज अ पनिशमेंट नहीं हो रहा है, ट्रांसफ़र जो है जुडिशरी की नीड होगी, गवर्नमेंट की नीड होगी, इसलिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इसलिए इनको उस तरीके सारे अलाउंसेस प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, आपको ये पता चल गया होगा कि इनके जो ट्रांसफ़र है वो किसी तरीके की सज़ा नहीं है। ठीक हाँ, इम्पीचमेंट वाली जो बात यहाँ रिमूवल वाली आई है, तो सुप्रीम कोर्ट में देखा था वी रामास्वामी जो है उनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट का हुआ था, लेकिन वो पास नहीं हुआ था। ठीक है, वहीं से खत्म हो गया था। और अगर हाई कोर्ट के उसमें देखो तो कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस सुमित्रा सेन थी। ठीक है, 2011 में इनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट का आया था, राज्यसभा से वो पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में जाने के पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो रिजाइन कर दिया तो बात ही खत्म हो गई। ठीक, तो ये वहाँ पे वी रामास्वामी, यहाँ जस्टिस सुमित्रा सेन। ठीक, ये खैर ये जीके का मामला है, आपके सिलेबस का मामला नहीं है, जानोगे बहुत अच्छा है, और भी जगह बात कर पाओगे, एक एग्जाम्पल आपके माइंड में सेट रहेगा, और अगर नहीं याद रखोगे तो बोर्ड के लिहाज से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इनके साथ में भी होती है सुप्रीम कोर्ट में, आपने देखा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, वहां से वो रिटायर हो रहा है, 65 ईयर की एज पूरी कर चुका है, वहां से रिटायर हो गया है, तो उस पर यह बैन होता है कि वो कहीं पे लॉ की प्रैक्टिस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका कारण यही है कि अगर करेगा तो फिर इन्फ्लुएंस करेगा लोगों को, उनका फेवर लेगा। ठीक, क्योंकि भाई वहाँ भाई चीफ जस्टिस रह चुका है, अब चीफ जस्टिस साहब वकील बन के आए तो कोर्ट एक थोड़ा तो रेस्पेक्ट बनेगा ही। तो कुल मिलाकर के वो क्या करेंगे कि जो जस्टिस सिस्टम है उसको क्या करेंगे, वो मोबिलाइज करेंगे। तो इसलिए उनको प्रैक्टिस करने से मना है। मना इनको भी है, इनके भी प्रैक्टिस पे मना है, लेकिन कहाँ कहाँ मना है? इनके प्रैक्टिस से केवल इतना मना है कि जिस हाई कोर्ट में ये जज रहे हैं उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, या अदर दूसरे हाई कोर्ट में जहां पे जज नहीं रहे हैं वहां कर सकते हैं। हाँ, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कहीं के भी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? ये इसके अलावा अगर मान लो उनका रिटायरमेंट, रिमूवल, ट्रांसफर, इसके अलावा मान लो उनको खुद से अगर मान लो हटना है तो भाई वो अपना रिजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे और हट जाएंगे। अगर मान लो उनका ट्रांसफर हो गया या डेथ हो गई तो सीट उनकी क्या हो जाती है? वैकेंट हो जाती है। उसी वैकेंट सीट पे जो है वो आपके एक्टिंग जज जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक, ये सारा हो गया। अब हम आ जाते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन एंड फंक्शन पे। ठीक, किस पे आ जाते हैं? ज्यूरिसडिक्शन एंड फंक्शन पे। चलो भाई, तो उसी का आगे हेडिंग बढ़ाया गया है भाई। इनके पास ओरिजिनल राइट कौन कौन से होते हैं? ओरिजिनल में जो लैंड एंड रेवेन्यू, ये एज अ ओरिजिनल, ये समझ ही रहे हो कि कैसे मामले, मतलब इससे अगर रिलेटेड मामले हैं तो सीधे आप हाई कोर्ट में लेकर के जा सकते हो। ठीक, इसके अलावा एक पॉइंट हो गया दूसरा, विल, डिवोर्स, मैरिज, इससे रिलेटेड जो मैटर हैं वो आप हाई कोर्ट में ओरिजिनल एज ए ओरिजिनल अपील में सीधे जाकर के हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। ठीक, ये मामला हो गया। तीसरा मामला आपका है, ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक, ये ओरिजिनल है, मतलब अगर आपको जो रिट्स जो है जारी करता है सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के मामले, आपने देखा था कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का जो है वायलेशन हो रहा है तो आप सीधे हाई कोर्ट में या सीधे सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी जा सकते हो। दोनों के पास में इसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक, तो वो इसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हुई। एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ये भी आता है जुडिशियल रिव्यू का। इसका आता है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि मान लो इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, क्या हम बात की है अभी? कहीं है नहीं, यहाँ ज्यूरिसडिक्शन भैया इतना देखो, ये है, यही ज्यूरिसडिक्शन है। इसका मतलब ये समझ लो कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑल इंडिया था, ऐसे जिस स्टेट का हाई कोर्ट है तो उस स्टेट की लिमिट जहां तक है वहां तक इनका ज्यूरिसडिक्शन है। अगर मोर देन टू स्टेट या यूटीज तो वहां तक है, यही इनका ज्यूरिसडिक्शन है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट के मामले में वाइड है। ठीक है, और मतलब ये फंडामेंटल राइट वाले मामले में ऐसे ही ना जुडिशियल रिव्यू में ये है कि जिस स्टेट का हाई कोर्ट है उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव है वो अगर मान लो कोई ऐसा लॉ पास करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो उसको एक नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। अगर आसान भाषा में समझो तो मान लो उन्होंने कोई एक ऐसा कानून बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, उसकी आत्मा है, उसका मेन थॉट जो है उसको वायलेट कर रहे हैं, तो फिर ये क्या करेंगे, उसको कहेंगे भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नल एंड वाइड है, ये कानून लागू नहीं हो सकता, ये कानून
खत्म करो। ठीक, तो ये इनका जुडिशियल रिव्यू के मामले में भी इनका क्या है, ओरिजिनल जुडिक्शन है। इसके अलावा इनका इलेक्शन के मामले में भी इनके पास ओरिजिनल जुडिक्शन है। इलेक्शन वाले मामले में ये है कि उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर के जो एमपीज हैं, जो एमएलएज हैं, उनके अगर इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई कंटेंशन अराउज होता है तो उसका ओरिजिनल अपीलेट राइट, जो ओरिजिनल जो जुडिक्शन है वो किसके पास में है, हाई कोर्ट के पास में है। 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट पूछाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो सबसे लंबे वाले आंसर होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपीलेट पे। अपील वाला आप सामान्यतः ये समझो, देखो इसमें कंडीशन दी हुई कौन से केसेस में आप अपील कर सकते हो, कौन से केसेस में नहीं अपील कर सकते हो। तो आप कोई लॉ के स्टूडेंट हो नहीं और ना इतनी बड़ी क्लासेज में हो कि आपसे ये पूछा जाता है। भाई प्रीवियस ईयर में कभी नहीं पूछा गया और मैं खुद बता रहा हूँ कि वो आपके लेवल से ऊपर की चीज है, तो आपकी बुक में है, आप पढ़ना चाहो पढ़ो। मैं छोटा मोटा यहाँ पे बताया देता हूँ, लेकिन आपको इस टेंशन से रिलीज किए देता हूँ कि आपको ये चीज अगर नहीं याद हो रही है कंडीशन, तो आप परेशान ना हो, आप वकील नहीं हो, आपको अपील करने नहीं जाना। अपील का मतलब सीधा ये होता है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट से के किसी भी जजमेंट से हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो उसके अगेंस्ट में हम कहाँ जा सकते हैं, उसके ऊपर कोर्ट में जा सकते हैं, यानी इसके ऊपर हाई कोर्ट हो। अगर यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुए तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सीधी सी बात ये है आपके अपीलेट, और आपको केवल इतना जानना है। ठीक, बुक में आपके क्या क्या होगा कि भाई आप इसके लिए आपके सिविल केसेज में, जो सिविल केसेज हैं वहाँ किन किन मामले में जा सकते हो, क्रिमिनल केसेज जो हैं वहाँ किन किन मामले में जा सकते हो। ठीक है, उसमें कंडीशन लगाए, जैसे कहीं क्रिमिनल केसेज में आप तब जा सकते हो जो आपको 7 ईयर्स से ज्यादा की अगर सजा हुई हो तो आप जाओगे, या आपको डेथ पनिशमेंट मिली तो जाओगे। ठीक है, या आपने देखा कि लोअर कोर्ट्स में भी कई सारे जजेज होते हैं भाई, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, मेट्रोपॉलिटन होते हैं, सेशन जज, उसमें जो जूनियर डिवीजन, ठीक है, फर्स्ट क्लास, ये सब उसमें आपने देखा है ना। तो किस जज का कौन सा डिसीजन, तो कहाँ जा सकते हो, एक लंबी कहानी है, वो वहाँ पे नहीं जानी जाती है। ठीक, इसके अलावा सीधा सीधा है जिसमें सारी कंडीशन खत्म है कि मान लो ये हुआ कि नहीं, साल भर की सजा का मामला है और उस केस में कुछ ऐसा बनता ही नहीं है कि आप हाई कोर्ट जाओ, लेकिन फिर भी आप वहाँ अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट को अगर लगता है तो वहाँ वो ले लेता है, वो उसके दिमाग पे निर्भर करता है। इवन अगर हाई कोर्ट स्वतः खुद उसको कॉग्निजेंस में ले, खुद उस पर संज्ञान ले, तो खुद अपना केस वहाँ मंगवा सकता है। उसको लगे कि नहीं यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर फंस रहा है तो अपने वहाँ मंगवा सकता है। दैट इज इट। तो ये है आपके अपीलेट राइट में। ठीक, इसके अलावा रिवाइजरी का मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी था, एक आपके स्पेसिमेन पेपर में भी क्वेश्चन उसका ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, मैंने उसमें लिखा था पिछली बार वाले में। रिवाइजरी का तो क्या था, रिवाइज करना, अपने डिसीजन को रिवाइज करना। ये वाली बात है कि मान लीजिए हाईकोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, ठीक है, और टाइम बियॉन्ड कुछ ऐसा होता है कि नहीं उसमें कुछ चेंज करने वाला है, तो ये उसके पास राइट है कि वो अपने डिसीजन को बदल सकता है। ठीक, जैसे सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि केशवानंद भारती और गोलकनाथ वाला केस, उसमें पूरा बदल दिया गया। तो ये सब वो टाइम बियॉन्ड जब चीजें बदलती हैं तो वो बदल सकता है। लेकिन इसके अलावा आप देखो जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाली बात यहाँ पे है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है कि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला हाई कोर्ट में दिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब तक अपने उस सेम मैटर पे अगर अपने जजमेंट को नहीं बदला है और वैसा ही मामला हाई कोर्ट में आया तो वकील साहब तुरंत सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का हवाला देते हैं। अगर सब चीज वैसे ही है तो हाई कोर्ट को वैसे ही डिसीजन देना पड़ जाता है। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाली बात है, और यही चीज जाकर के लोअर कोर्ट में काम कर जाती है। मान लो किसी डिवोर्स या मैरिज या इस तरह कोई मामला है, मान लो सीधी सी बात है कि महिलाओं के राइट का मामला है, आप देख रहे हैं कि वो कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, ऐसा कोई मामला वहां पे है, और हाई कोर्ट ने वहां पे एक डिसीजन दिया कि भाई ऐसे मामले में तत्काल गिरफ्तारी पे रोक लगाई जाए, क्योंकि ये बहुत सारे मामले झूठे होते हैं, जब तक इसमें जांच नहीं होगी ये यहाँ पे तत्काल गिरफ्तारी वाला मामला नहीं होगा। अब मान लो ऐसा ही मामला लोअर कोर्ट में कोई पहुंचा, लोअर कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया, बेल नहीं करी, तो वकील साहब तुरंत हाई कोर्ट के उस पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर को तुरंत मेंशन करके वहां के जज साहब से कहें, जज साहब हाई कोर्ट का ये इस तरह आदेश में इस तरह का दिया था और आप इसकी जांच करवाइए, इसके बाद में ये, तो इनको ये बात माननी पड़ जाएगी, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट भी है। बात समझ में आई? तो इसलिए क्या होता है कि मतलब ये चीज जुडिशियल रिव्यू और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को मैं रिलेट करके कह रहा था कि नहीं इसको रिवाइजरी उसको कह रहा था कि ये जो चीज ये डिसीजन दे दिए वो इनके लिए तो रिकॉर्ड बनती है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, लेकिन इनके लिए वो रिवाइजरी हो सकती है। मतलब पहले में मान लो इनका ये चीजें आई, धीरे धीरे इन्होंने देखा कि जैसे मान लो आजकल किसी भी तरीके का जैसे डाउरी एक्सप्लॉयटेशन का, ठीक है, या किसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस का, इस तरह फर्जी केसेस, घर में कोई काम नहीं कर रही हैं औरतें, इसके बाद में भाई
घर में रहोगे तो घर के हिसाब से चीज़ें करोगे, नहीं कर रही हैं और इसके बाद में उन पे कोई कुछ उनको कहे तो कूद के तुरंत कि हमारे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। मान लो सुबह उठना है भाई, घर का व्यक्ति जॉब कर रहा है तो उसको सुबह खाना चाहिए, वो पैसा कमा के ला रहा है तो तुम्हारी भी तो घर की ड्यूटी है, ठीक, क्योंकि उसी पैसे से तुम्हारे खर्चे चल रहे हैं तो पैसा कमाने वाले का ख्याल तो तुम करोगे ही। और सुबह तुम खाना नहीं दे रहे हो, तुम सुबह नहीं उठ रहे हो, उसके ऑफिस टाइम तक तुम कुछ काम नहीं करके रखे हो, उसने तुमको कह दिया, तो कानून तो ये है कि तुम डोमेस्टिक वायलेंस में आ गया। लेकिन जब ये इसका मिसयूज होना शुरू हुआ तो कानून तब भी वही है, लेकिन कोर्ट तो देख रहा है कितना मिसयूज हो रहा है, तो कोर्ट ने ये कह दिया नहीं भाई तत्काल गिरफ्तारी वाला नहीं है, मामला चेक होगा, ठीक। तो इस चीज़ तो पहले वो था, उसने उसको अपनी रिवाइजरी मिलेगी ये चीज़ कर दिया। लेकिन अगर उसने वो देखने लगे कि नहीं भाई मिसयूज नहीं हो रहा है, वास्तव में ये सब परेशान हैं और जांच वाच में तो मामला निकलता नहीं है, लेकिन असलियत ये है कि वायलेंस हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, तो कहेगा नहीं भाई गिरफ्तारी कराओ, और तो फिर अपने केस वो बदल सकता है। लेकिन जो लेटेस्ट वाला है जिसमें वो फाइनल जो बदला हुआ है वो नीचे वाले के लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाता है और ऊपर वाले अपने केस को फिर से चेंज, ये अपने डिसीजन को किसी मैटर में बदल सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। ये चीज़ आपके समझ में आया। तो ये आप हमने रिवाइजरी और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दोनों कह दिया कि इनके डिसीजन जो होते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं वो लोअर कोर्ट्स पे क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं, उनको मानना पड़ेगा, ये चीज़ हो गया। और दूसरा उनके लिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, वो उसी के बेस पे अपने डिसीजन देते रहेंगे, ठीक। इसमें एक और चीज़ क्या आया, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू पे अभी हम लोग बात कर चुके थे कि जो स्टेट रजिस्ट्रेशन है हाई कोर्ट के मामले में, उनके जो उन्होंने बिल पास किए हैं उसको ये देख सकता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वाइड ये सब डिक्लेयर कर सकता है, वो चीज़ हो गया। अब भाई इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स आपको पता है ओरिजिनल उसके जुरिडिक्शन में आते हैं। फंडामेंटल राइट्स के अगर किसी का वायलेशन हो रहा है तो 5 तरीके की रिट्स, जो कि आप सुप्रीम कोर्ट वाले में पढ़ो, मैंने पूरा 5 डिटेल, वो सब वही चीज़ सेम है, तो यहाँ पे फिर से आपका टाइम बर्बाद की जरूरत नहीं है। देखो अभी यहाँ पे 25 मिनट्स के आसपास हो रहे हैं, इतने में मैंने पूरा आपका हाई कोर्ट समझा दिया। आप यकीन मानो, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो ही फिर से देख लो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल गारंटी देकर कहता हूँ कि इसमें ऐसा कुछ नहीं बचा जो आप हाई कोर्ट के बारे में नहीं जान रहे हो, ठीक, आपको सब कुछ जान रहे हो। और आपको मजे की बात बता दूं, ये चैप्टर मैंने पढ़ाने के लिए, मैं कोई चैप्टर जैसे मैं पॉलिटी का पढ़ाता हूँ तो वो चैप्टर पढ़ाने के पहले मैं उठा के एम लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ। अगर आपके घर में कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हो तो उसे पूछिएगा कि एम लक्ष्मीकांत कौन है, तो मैं आपके लिए जो भी सामान लेकर के आता हूँ, मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ वहीं से, अभी भी मैं उस चैप्टर पढ़ के ही पढ़ाता हूँ। तो आप इससे ऑथेंटिकेशन जान सकते हैं क्या है और आपके फ्यूचर के लिए सब कितनी जरूरी चीज़ें हैं। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, अपने 2-4 पढ़ने वाले बच्चों में शेयर कर दो जो अब तक चैनल पर नहीं पहुँचे हैं, चैनल की रीच जाएगी, हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा। सिविक्स आज कंप्लीट हो रही है, ठीक, और आप बाकी कमेंट करो आपको और क्या हमसे उम्मीदें हैं, तो उस हिसाब से हम काम करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।